नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं दीपा राणा। नमस्कार, इस वीडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। कल बाजार ने चौंकाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप देखें, इसके एसोसिएट बैंकों की मर्जर की प्रक्रिया की जो खबर आई और सरकार से जो मंजूरी मिली, कैबिनेट से जो मंजूरी मिली, उसने बाजार को चौंकाया, पूरे बैंकिंग सेक्टर को लाके ऊपर खड़ा कर दिया। और वही एक बात थी, निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स जिन्होंने बाजार का स्ट्रीट का मूड सुधार दिया और बाजार शॉर्ट की कवरिंग के सहारे दिन के सर्वोच्च तौर पर जाके बंद हुआ। लेकिन यूएस फेड का ये फैसला, ठीक है, ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब क्या है, आगे कितनी बढ़ोतरी होगी और ग्रोथ का जो अनुमान घटाया है, और साथ ही साथ एक इवेंट और खड़ा है, ब्रेक्जिट, क्या ये हमको यहाँ से चलने का मौका देगा? बात करते हैं इसी पे, शुरुआत करते हैं इसी नोट पे। ऐसी स्थिति क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त लगभग 34 अंक नीचे 8178 की ट्रैजेक्टरी, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है बाजार, आई थिंक। और देखिए, कल फेड का जो निर्णय था, उसके बाद स्पेशली जो ग्रोथ का अनुमान घटाया ना, उससे बाजार बहुत खुश नहीं था। तो इन आंकड़ों के बीच में आई थिंक जिस बात की हम पॉसिबिलिटी तलाशेंगे, देखिए आज हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मंदड़िया बैकफुट पे था, मंदड़िया कंफर्टेबल नहीं था। इस चीज को देखते हुए एक गुंजाइश तलाशेंगे, एक अटेम्प्ट लेंगे छोटे से पुल बैक ट्रेड का। छोटा सा पुल बैक ट्रेड क्या कहता है कि 8130 8140 यानी कमजोर खुलने के बाद अगर इस ट्रेजेक्टरी में आपको एक स्टॉप लॉस के साथ एक कंफर्टेबल ट्रेड मिले, तो निफ्टी पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं छोटा सा, क्योंकि कल मंदड़िया बैकफुट पे था। पुट राइटर फिर हावी हुआ 8000 पे 8100 पे। ये मुझको स्कोप देता है कि मैं एक छोटा ट्रेड खेलूं। याद रखिए, कॉन्फिडेंस इस वक्त थोड़ा शेकन है, थोड़ा सा हिला हुआ है, इसीलिए स्टॉप लॉसेस थोड़े छोटे रखूंगा, बहुत बड़े नहीं रखूंगा। निफ्टी बैंक पर लॉन्ग होल्ड रखूंगा, वहां पर 18000 की गुंजाइश फिर एक बार लग रही है। फिर 18000 की महक अगर आप देखें तो बाजार को आ रही है, और इसीलिए निफ्टी बैंक पर लॉन्ग सौदे होल्ड करूंगा। कल भी कहा था लॉन्ग होल्ड करिए, और ऑप्शंस 17800 17900 के जो कल खरीदवाए थे, उनको भी वह लॉन्ग फॉर द टाइमिंग होल्ड करूंगा। जी, तो वापस जो कॉन्फिडेंस है इंडेक्स पर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से, वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है, स्पेशली कल के एक्शन के बाद। कल जो डोमेस्टिक फ्रंट पर खबरें रही और जिस तरह के आउटकम्स फेड की बैठक से निकल कर आए, तो इन्हीं आउटकम्स पर सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। रजत मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं। रजत, सबसे पहले तो यही बताइए कि 2 दिन की एफएमसी बैठक के बाद जो स्टेटमेंट्स आए हैं जेनेट येलेन की ओर से, ब्याज दरों में तो डेफिनेटली कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन यहाँ से ब्याज दरों की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, इसको लेकर क्या कोई इंडिकेशन मिल पाई है? कोई इंडिकेशन नहीं मिली। ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं मिला, कोई भी टाइम टेबल भी डिस्कस नहीं हुआ। ऊपर से कुछ ज्यादातर अधिकारी तो ऐसे भी थे जिन्होंने माना कि 2016 में मात्र एक बार ऐसा होगा जब ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल 0.25 से 0.50% ब्याज दरें मेंटेन रही है। और सबसे बड़ा खतरा जो यूएस फेड ने बताया वो है ब्रिटेन का यूएस से एग्जिट होता है तो बहुत अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी, उसके कारण इस बार ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं हुई है। जॉब रिपोर्ट जो नॉन पेरोल आंकड़े आए थे मई में, 38,000 नई नौकरियां थी, उम्मीद थी 1.6 लाख नई नौकरियां निकलेंगी, वो अनसर्टेनिटी पैदा कर गया जॉब ग्रोथ आउटलुक को देखकर, उसकी वजह से एक डेंट पड़ा। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव ट्रिगर था वो था जीडीपी आउटलुक का डाउनग्रेड करना, उसको घटाना। यूएस फेड ने 2016 में 2.2% अनुमान के बजाय अब 2% का अनुमान कर दिया जीडीपी ग्रोथ का, और 2017 में जीडीपी अनुमान 2.1% से घटाकर 2%। यही एक कारण था जिसकी वजह से बाजार पर डेंट पड़ा। सबसे पहले सुनते हैं कि जेनेट येलेन का इस पूरे इवेंट पर क्या कहना था। You know, we do need to make sure that there's sufficient momentum. I don't know what the timetable is going to be to gain that assurance. Every meeting is live. There is no meeting that is off the table. That no meeting is out in terms of a possible rate increase. But we really need to look at the data, and I can't pre-specify a timetable. So I'm not comfortable to say it's in the next meeting or two, but it could be. It's not impossible. It's not impossible that by July, for example, we would see data that led us to believe that we're in a perfectly fine course, and that data was an aberration, and other concerns would have passed. बहुत डव स्टेटमेंट्स हैं और इनफैक्ट बहुत अनसर्टेनिटी है कि जुलाई में बढ़ेंगे कि सितंबर में बढ़ेंगे, लेकिन लगातार 5th ट्रेडिंग सेशन में बाजार गिरा। चलिए, इनफैक्ट थोड़ा सा इंटरनेशनल व्यू भी लेते हैं। डॉक्टर एंजुफिल हमारे साथ हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। Yet another Fed meet, no change whatsoever. But the key factor about this meet is that they are saying that we need a momentum to rate hike. For a rate hike, couple of rate hike instances during this year. What exactly do you think that how equity markets will approach this, I think, development right now? I think that they are extremely confused by a Fed that is very confused. The Fed doesn't seem to know whether it's looking at local inflation, local labor markets, Brexit, China, international events. And so as long as the Fed keeps on sending these crazy signals to the market will remain very volatile.
But Dr. Enzio, what are you making out from the current scenario after the FOMC meet? Now focus will be on Brexit vote, and we have seen a sense of cautiousness, sense of uncertainty in global markets as well as in emerging markets before Brexit vote. So how you are making out of this current situation? Well, I mean, I think that the markets will probably ultimately, go up a little bit off the back of this for the simple reason that interest rates haven't been hiked. But I do also think, I'll just go back to my first point, that it just seems to me that with the Fed not really knowing, frankly, what it's doing anymore, how could the markets know how they're supposed to react? So, as you said, the volatility, the VIX just keeps going up. Okay, and so as you said, it seems that Fed is likely to be, in some kind of difficult trajectory right now. Let's talk about India in isolation and emerging markets in isolation. What exactly you think that, what will the impact of this rate hike process on emerging markets, especially if we talk Indian isolation? Well, I mean, India's economic time from afar seems to be pretty good. You seem to have an excess supply of money, excess demand for goods, and that's why it's been doing pretty well, really, since earlier this year. So I'd still bank on India because people have to keep on going into markets. I would not, however, bank on China because there the economic time is pretty terrible. Excess demand for money, excess supply of goods, the opposite to India. And I would also, with emerging markets, go for the agriculturally driven commodity markets. In other words, because we've got El Nino being followed by La Nina, and that means that the agricultural prices have to keep rocketing up. That will increase margins. But I would not go for the non-food emerging markets because those commodities, oil, etc., are going to still fare quite badly off the back of tepid growth. So are you expecting some kind of volatility and extreme volatility before Brexit? Andrew? Oh, absolutely. Yeah, I think that the closer we get to Brexit, the more volatile things will become, just because the markets are very unsettled, and the Fed pipes in and says that it doesn't quite know what it's looking at either. So the Fed is feeding this volatility quite a bit. ओके जी, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और इन्होंने कहा कि इनफैक्ट देखिए ब्रेक्जिट से पहले 23 जून के इवेंट से पहले अगर आप देखें वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। एक बात उन्होंने और ये कही कि अभी देखिए कल पॉलिसी में जो भी हुआ हो, ब्याज दरें बड़ी हों नहीं बड़ी हों, लेकिन इस वक्त चीन की स्थिति को देखते हुए, एक बड़ा इवेंट ब्रेक्जिट को देखते हुए, यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है वहाँ पे अगर आप देखें पॉलिसी की जो इनफैक्ट जो एक कमेटी होती है उनके व्यू को देखते हुए, उनके मेंबर्स के व्यू को देखते हुए लगता है कि स्थिति इस वक्त बड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत अगर आप देखें कंफ्यूजिंग है। और इस वक्त ये तय करना बहुत मुश्किल है और ये निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है कि वाकई जो मीट ने कहा है या फिर ने जो कहा है कि इस साल यानी CY16 में 2 रेट हाइक्स होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम लग रही है। बिल्कुल कम लग रही है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस तरह के इंडिकेशंस मिले हैं कल उनकी स्टेटमेंट से, वो तो एटलीस्ट जिस तरह से एनजीओ ने भी कहा कि कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करेंगे। और आप देखें कल यूएस मार्केट जो क्लोज हुए वो नेगेटिव बायस के साथ बंद हुए और अभी सभी एशियाई बाजारों का हाल देखें तो निक्केई 1.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। शंघाई में हम देख रहे हैं 1/4% की कमजोरी देखी जा रही है। हैंग सेंग ऑलमोस्ट 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक वीक नोट पर एशियन मार्केट्स ओपन हुए हैं और SGX निफ्टी को देखें तो वहां भी जो बायस आज के सेशन में वो नेगेटिव बना हुआ है। अविनाश गोरखसाकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अविनाश, गुड मॉर्निंग। FOMC मीट का सभी मार्केट्स को इंतजार था और जो आउटकम्स आए हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। रेट्स में तो कोई बदलाव डेफिनेटली नहीं किया है, लेकिन जो इंडिकेशंस दी हैं या फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं उसको लेकर भी कंफ्यूजन ही है कि आगे रुख रहेगा क्या फेड का, इस पर कोई क्लैरिटी मिली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब जो फोकस रहेगा, अब एक इवेंट तो निकल गया, अब जो अगला इवेंट रहेगा वो रहेगा ब्रेक्जिट वोट का। लेकिन अगर इंडियन मार्केट्स की प्रिसाइसली बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि ब्रेक्जिट वोट से पहले कहीं ना कहीं इस इवेंट को मार्केट्स फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नर्वसनेस और वॉलेटिलिटी मार्केट्स में भी बनी रहेगी और एक हफ्ता? गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लग रहा है कि फेड की जो कमेंट्री आई और फेड का जो रिजल्ट आया वो मोरलेस इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन आपने सही कहा कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन फेड में है क्योंकि अभी 2 रेट हाइक भी आना मुश्किल लग रहा है जिस प्रकार से इकोनॉमी के नंबर पैन आउट हो रहे हैं।
और मुझे लग रहा है कि जो ब्रेक्सिट का जो नतीजा है उसको एक 6-7 दिन के बाद मार्केट्स पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगा। हो सकता है कि अगर यूके अगर यूरो से एग्जिट भी होता है तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी एक नीजर रिएक्शन इंडियन मार्केट्स को देखने को मिले, बट उसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट्स वापस मानसून और मानसून सेशन में क्या होता है बेसिकली लोकल फैक्टर्स पे फोकस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट हो दीपाली तो उसको डेफिनेटली एक बाय ऑन डिक्लाइन वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, यही राइट स्ट्रेटेजी रहेगी।